शादी की शहनाई बज रही थी। पूरा मंडप खुशियों से गूंज रहा था। दुल्हन सुरभि अपने कमरे में सजे धज कर बैठी थी। दूल्हे और उसके परिवार के स्वागत के लिए सब तैयार थे। दूसरी तरफ सुरभि की सहेली कविता शादी में उसकी मदद के लिए आई थी और हर जिम्मेदारी संभाल रही थी। सुरभि का परिवार बारातियों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। दूल्हे का आगमन होते ही रस्में शुरू होने लगी। दूल्हा विकास, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, अपनी पोशाक में बेहद आकर्षक लग रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही फेरों का वक्त आया, सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। दूल्हा, जिसे सुरभि से शादी करनी थी, अचानक सबके सामने खड़ा होकर कहने लगा, मुझे सुरभि से नहीं बल्कि उसकी सहेली कविता से शादी करनी है। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स से हैरान रह गया। कविता, जो सुरभि की सहेली थी और शादी में मेहमान बनकर आई थी, खुद भी दंग थी। उसने दूल्हे को पहले कभी देखा तक नहीं था। उसका नाम भी वह शायद नहीं जानता था। फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? दूल्हे के माता पिता और सुरभि के परिवार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़कर बैठ गया। मैं तो कविता से ही शादी करूंगा। यह सुनकर जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरभि का चेहरा सफेद पड़ गया। कविता, जो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, हक्की बक्की खड़ी थी। मंडप में सन्नाटा छा गया। सुरभि के पिता ने गुस्से में आकर पूछा, यह सब क्या मजाक है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दूल्हे के पिता ने भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी इज्जत का क्या होगा? कविता का चेहरा हैरानी और घबराहट से भर गया। सुरभि, जो खुद इस शादी के सपने बुन रही थी, उसका मन जैसे टूट गया। वह सोचने लगी, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी सहेली ने घबरा कर कहा, यह क्या नाटक है? मैं तो इसे जानती भी नहीं। आप सब मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? लेकिन दुल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसने मंडप छोड़ने की धमकी दे दी। उसकी इस हरकत से वहां का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। कुछ देर तक हर कोई चुप था। तभी सुरभि की मां ने कविता को एक तरफ बुलाकर धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों के बीच पहले से कोई रिश्ता था जिसके बारे में हम नहीं जानते? कविता ने कहा, नहीं आंटी, मैं इसे नहीं जानती। यह सब अचानक हो रहा है। पूरा मंडप जैसे सन्नाटे में डूब गया। सुरभि और कविता दोनों स्तब्ध थी। वहां मौजूद हर कोई दूल्हे को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विकास अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस स्थिति के बीच कविता के माता पिता आगे आए। उन्होंने कहा, यदि विकास कविता से विवाह करना चाहता है तो उसे ऐसा करने दो। जबरन सुरभि से शादी करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे न विकास खुश रहेगा और न ही सुरभि। सभी के लिए ये बात और चौंकाने वाली थी। सुरभि के माता पिता और रिश्तेदार ने इस फैसले का विरोध किया। आखिरकार विकास और उसके परिवार ने कविता से विवाह की सहमति दे दी। कविता को बिना किसी तैयारी के उन्हीं कपड़ों में मंडप में लाया गया और वह विकास के साथ विवाह के बंधन में बंध गई। शादी के तुरंत बाद ही विदाई की रस्में पूरी कर दी गई। इस पूरी घटनाक्रम के बीच सुरभि के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब उसके साथ अचानक क्यों और कैसे हो गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बचपन से अपने सबसे करीबी सहेली के हाथों ऐसी चोट खाना उसके लिए असहनीय था। कविता के पिता और सुरभि के पिता बचपन के अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही गांव से थे, साथ पढ़े लिखे थे, लेकिन दोनों की जिंदगी ने अलग अलग मोड़ ले लिया। सुरभि के पिता ने एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। वहीं कविता के पिता का संघर्ष जारी रहा। उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही। दोनों सहेलियां सुरभि और कविता बचपन में एक छोटी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन सुरभि के पिता के आर्थिक रूप से सशक्त होने के बाद उन्होंने सुरभि का दाखिला एक बड़ी स्कूल में करवा दिया। सुरभि की जिंदगी हर लिहाज से बेहतर हो गई, जबकि कविता संघर्षों में उलझी रही। हालांकि सुरभि और कविता के बीच बचपन से दोस्ती थी, लेकिन कविता के मन में कहीं ना कहीं सुरभि के प्रति जलन थी। जब सुरभि ने कविता को बताया कि उसका विवाह शहर के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन की बेटी से हो रहा है, जो न केवल सफल बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक है, तो कविता के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। कविता सोचने लगी, हम दोनों एक ही गांव से हैं, एक ही छोटी स्कूल में पढ़े हैं, फिर सुरभि की जिंदगी इतनी चमकदार क्यों और मेरी वैसी की वैसी क्यों? कविता ने सुरभि के मंगेतर विकास का केवल फोटो देखा था। फोटो देखकर ही वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने का सपना देखने लगी। उसने सोचा, अगर मैं सुरभि की जगह विकास की पत्नी बन जाऊं तो मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। शादी से कुछ दिन पहले कविता ने अपने माता पिता को अपनी भावनाओं के बारे में बताया।
उन्होंने भी उसकी योजना में उसका साथ दिया। उधर सुरभि की शादी टूटने के बाद उसका जीवन जैसे ठहर सा गया था। वह अपनी दिनचर्या सामान्य करने की कोशिश करने लगी थी। उसकी आंखों में सवाल और उसकी आत्मा में बेचैनी थी। आखिर उसकी शादी क्यों टूटी? उसने ऐसा क्या गलत किया कि जिसे उसने अपना जीवन साथी समझा? वह उसे छोड़कर उसकी बचपन की सहेली कविता के साथ विवाह कर बैठा। सुरभि ने खुद को कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। जब बाहर निकलती तो हर जगह लोग उससे एक ही सवाल करते, तुम्हारी शादी क्यों टूटी? इस सवाल का जवाब तो खुद सुरभि के पास भी नहीं था। वह खुद से भी बार बार यही पूछती, लेकिन जवाब न मिलने की पीड़ा उसे अंदर से खा रही थी। वहीं दूसरी ओर कविता अपने नए जीवन में खुशहाल दिख रही थी। उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था। सुरभि की यह हालत उसकी माँ से देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उन्होंने अपनी सहेली, जिन्हें सब अम्मा कहते थे, से अपनी बेटी का हालत का जिक्र किया। अम्मा ने सुरभि की माँ को एक अजीब बात कही, हो सकता है कि सुरभि का भाग्य चुरा लिया गया हो। सुरभि की माँ इस बात पर हंस पड़ी और बोली, अरे भला भाग्य कैसे चुराया जा सकता है? लेकिन अम्मा ने गंभीरता से कहा, जादू, टोने और तांत्रिक क्रियाओं से ऐसा संभव है। हो सकता है शादी से पहले कोई ऐसा घटना घटी हो जिसके माध्यम से सुरभि का भाग्य किसी ने चुरा लिया हो। सुरभि की माँ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अम्मा को सुरभि से मिलने की अनुमति दे दी। अम्मा ने सुरभि से पूछा, बेटा क्या शादी से पहले या शादी के दौरान कोई अजीब घटना घटी हो? कोई ऐसी बात जो तुम्हें अलग लगी हो? सुरभि ने इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अम्मा ने कहा, ठीक से सोचो, शादी की हर रस्म के बारे में ध्यान से सोचो, हल्दी, मेहंदी, संगीत, कोई भी छोटी सी घटना। सुरभि ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। अम्मा वहां से चली गई, लेकिन सोने गई तो अचानक उसे हल्दी की रस्म की एक घटना याद आई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अम्मा को फोन किया और कहा, मुझे कुछ याद आया है। हल्दी की रस्म के दौरान कविता ने मेरे हाथों से हल्दी लेकर अपने हाथों में लगाई थी। वह कुछ पल के लिए मेरे हाथों को पकड़कर बैठी रही। यह सुनते ही अम्मा ने सुरभि की माँ से कहा, यही वह घटना है। हल्दी शादी में बेहद पवित्र मानी जाती है और हल्दी का इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में भी होता है। हो सकता है किसी ने जादू टोने के जरिए कविता के भाग्य को तुम्हारी बेटी पर थोप दिया हो। अम्मा ने कविता के माता पिता पर नजर रखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि कविता की माँ तंत्र मंत्र और टोने टोटके में विश्वास करती थी। वह अक्सर एक गांव के एक तांत्रिक के पास जाती थी और कई बार अजीब चीजें करती देखी गई थी। अम्मा ने सुरभि और उसकी माँ को बताया, शादी जैसे पवित्र रस्मों में हल्दी, कुमकुम और मेहंदी का इस्तेमाल केवल एक परंपरा नहीं है, इनका सही उपयोग सुख शांति लाती है। तो लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करे तो किसी का भाग्य भी छीन सकता है। कविता की माँ ने हल्दी की रस्म के दौरान तुम्हारा भाग्य चुराने की कोशिश की थी। सुरभि और उसकी माँ यह सुनकर हैरान रह गई। अम्मा ने आगे कहा, अगर तुम चाहो तो उसी माध्यम से अपना भाग्य वापस पा सकती हो। कविता से वही हल्दी या कोई अन्य पवित्र रस्म करवा कर जिसे वह तुम्हारे लिए इस्तेमाल करे तुम्हारा भाग्य वापस ला सकता है। सुरभि ने अम्मा की बात सुनी, लेकिन कहा, नहीं अम्मा, जो हुआ सो हुआ। मैं किसी भी तरह का भाग्य चुरा कर क्या करूंगी? अगर मेरा भाग्य मुझसे छीन लिया गया है तो मैं अपनी मेहनत और हौसले से अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। मुझे किसी के भाग्य से कुछ लेना देना नहीं है। एक दिन सुरभि की माँ ने सुरभि से कहा, बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। क्या तुम अपनी दवाइयाँ समय पर ले रही हो? सुरभि ने कहा कि माँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। शादी और फिर इस तरह की घटना से मैंने दवाई लेने का ध्यान ही नहीं रखा। सुरभि की माँ ने कहा कि आज 3 महीने हो गए हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना है तुम्हारे चेकअप के लिए। सुरभि अपनी माँ के कहने पर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने को तैयार हुई। वह अस्पताल में डॉक्टर के सामने बैठी थी और डॉक्टर ने उसकी जांच शुरू की। डॉक्टर ने उसकी कलाई पकड़कर देखा और फिर उसकी त्वचा पर ध्यान दिया। वह कुछ पल के लिए रुके और आश्चर्य से बोले, सुरभि, तुम्हारे सोराइसिस के दाग कहाँ चले गए? 3 महीने पहले जब तुम आई थी तो ये समस्या गंभीर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जिसे गायब हो गया है। ये वाकई एक चमत्कार है। क्या तुमने कोई विशेष इलाज करवाया है? सुरभि और उसकी माँ ये सुनकर चौंक गई। सुरभि ने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो इन 3 महीनों में अपनी दवाइयाँ भी सही से नहीं ले पाई। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी इलाज के भी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन यह मामला समझ से परे है। तुम अब पूरी तरह ठीक हो, बस आगे से अपनी सेहत का ध्यान रखना। डॉक्टर से मिलने के बाद जब सुरभि और उसकी माँ अस्पताल से बाहर निकली तो उसकी नजर कविता और उसके पति पर पड़ी। दोनों सुरभि को देखकर नजर चुराकर तेजी से अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अगली बार जब सुरभि डॉक्टर के पास गई तो उसने उनसे कविता के बारे में पूछ ही लिया। डॉक्टर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा,
दरअसल कविता सोराइसिस की बीमारी के इलाज के लिए आई थी। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है। यह बीमारी अब उसके पूरे शरीर में फैलने लगी है। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से इतना गंभीर कैसे हो गया। सुरभि ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अम्मा को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। अम्मा ने सुरभि की बात सुनने के बाद कहा, बेटा मैंने पहले ही कहा था, जब कविता ने तुम्हारा भाग्य चुराया तो उसने केवल तुम्हारी खुशियाँ और अच्छा भाग्य ही नहीं लिया, बल्कि तुम्हारी परेशानियाँ और बीमारियाँ भी अपने साथ ले गई। यह प्रकृति का संतुलन है। अगर कोई किसी का भाग्य छीनता है तो उसे उसकी जिम्मेदारी और दुख भी उठाने पड़ते हैं। सुरभि ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसे अपना बदला माने या अपनी किस्मत का खेल। अब सुरभि को एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी को किसी और ने जितना भी प्रभावित करने की कोशिश की हो, उसका असली भाग्य वह खुद तय करेगी। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ी, नए शौक अपनाए, अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। वह धीरे धीरे खुश रहने लगी और समझ गई कि किसी का भाग्य चाहे कितना भी चुराया जाए, असली खुशी इंसान के कर्म और संतोष में होती है। किसी का भाग्य छीनकर कोई लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता। भाग्य और कर्म का चक्र हमेशा संतुलन बनाए रखता है। कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।